जरूर, यहाँ कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने दी है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल Haunted2.o को सब्सक्राइब कीजिए। राहुल, स्नेहा, कबीर और तान्या 4 कॉलेज दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं। वे शिमला जाते हैं। वहाँ की बर्फ, झीलें और जंगल उनका स्वागत करते हैं। एक दिन एक लोकल कैब ड्राइवर उन्हें एक छुपी हुई जगह का जिक्र करता है, काली घाटी का। उधर न जाना साहब। रात होते ही परछाइयां जिंदा हो जाती हैं वहां, बुजुर्ग ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कबीर को डर नहीं लगता, उसे रोमांच पसंद है। बाकी दोस्तों को भी ये सुनकर उत्सुकता होती है। अगले दिन वे एक लोकल गाइड से नक्शा लेकर काली घाटी की तरफ निकलते हैं। घाटी के पास पहुंचते ही मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है। पेड़ों की झुरमुट में घना कोहरा छा जाता है। रात वहीं रुकने का फैसला लेते हैं क्योंकि वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। रात के सन्नाटे में अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। तान्या की चीख सुनाई देती है। जब सब दौड़कर टेंट से बाहर आते हैं, तान्या गायब होती है। उसके पैरों के निशान खून में डूबे हुए घाटी की गहराई में जाते हैं। क्या तान्या जिंदा है? काली घाटी में क्या सचमुच कोई आत्मा है? क्या सभी दोस्त वहां से जिंदा लौट पाएंगे? घाटी की हवा में कुछ अजीब था। पहाड़ों की ठंडी हवा आमतौर पर तरोताजा लगती है, मगर यहाँ ये भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य बोझ फेफड़ों में उतर रहा हो। रात के 9:47 बजे टेंट के बाहर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा था। चारों दोस्तों ने टेंट के पास एक छोटी सी आग जलाई थी, मगर अब वो भी बुझने लगी थी, मानो किसी ने हवा नहीं, डर फूंक दिया हो। तान्या की चीख गूंजने के बाद सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। तान्या, राहुल चीखा और टॉर्च लेकर दौड़ा। कबीर और स्नेहा उसके पीछे भागे। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच डोल रही थी, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तान्या जैसे जमीन फाड़कर निगल गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ खून में सने पैरों के निशान जो सीधा घाटी के गहरे हिस्से की ओर जा रहे थे। ये निशान, ये इंसान के नहीं लगते। स्नेहा की आवाज कांप रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, हमें वापस चलना चाहिए, अभी। कबीर ने टॉर्च आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, तान्या यहीं कहीं है, डर कर कहीं छुप गई होगी, हमें उसे ढूंढना होगा। छुप गई होगी? राहुल झल्लाया। चीख के बाद वो छुप जाएगी? वो चीख डर की नहीं थी, वो मौत की चीख थी। कबीर, ट्रैकिंग बैग से कबीर ने एक छोटी कुल्हाड़ी निकाली। अगर कुछ है भी, मैं डरता नहीं। तीनों दोस्तों ने एक साथ घाटी में प्रवेश किया। रात के अंधेरे में चांदनी भी थक चुकी थी। हर कदम पर जमीन जैसे कुछ कह रही थी। कुछ सड़ा गला, जला बुझा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना वीरान बंगला दिखाई दिया। सदी पुराना लग रहा था, मानो बहुत समय से किसी ने उसे छुआ भी न हो। उसके सामने एक जंग लगी नेमप्लेट लटक रही थी, रक्तविला 1891। स्नेहा फुसफुसाई, ये नाम अजीब है ना? रक्तविला, कौन ऐसे नाम रखता है? कबीर ने कहा, इसका नाम नहीं, इसका अतीत डरावना है शायद। राहुल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी में सड़ा हुआ मांस। उसकी नाक सिकुड़ी और उसने बंगले की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस मुंह मोड़ा, खिड़की की कांच पर एक चेहरा उभरा। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, सफेद आंखें, मुंह से खून टपकता हुआ। राहुल चौंका और पीठ के बल गिर पड़ा। क्या हुआ? स्नेहा ने उसे उठाया। मुझे वहां कोई था, राहुल बुदबुदाया। कबीर ने दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। बंगले के अंदर हर चीज धूल और मकड़ियों के जाले से ढकी थी। फर्श लकड़ी का था, मगर हर कदम पर चरमराता। बाईं दीवार पर फटी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, अंग्रेजों के जमाने की। एक तस्वीर में एक लड़की थी, हूबहू तान्या जैसी। ये क्या बकवास है? स्नेहा चौंकी। तान्या की कोई पूर्वज तो नहीं थी ये? कबीर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी ऊपर की मंजिल से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ, जोरदार आवाज के साथ। सभी ठिठक गए। राहुल ने स्नेहा का हाथ कसकर पकड़ा। हम यहाँ क्यों आए थे? क्यों नहीं मानी उस ड्राइवर की बात? ये घाटी, ये बंगला, ये सब शापित है। नीचे की मंजिल पर रोशनी की झिलमिलाहट दिखी, बिल्कुल उस जगह से जहां तान्या का स्कार्फ पड़ा था। उसके पास किसी ने खून से लिखा था, बच सकते हो तो भाग जाओ। बंगले के भीतर की हवा और भी भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर कोई अदृश्य परत हो, जो हर सांस को रोकती हो, हर सोच को कुंद करती हो। बच सकते हो तो भाग जाओ, ये संदेश दीवार पर खून से लिखा था, और उसके ठीक नीचे पड़ा था तान्या का स्कार्फ, भीगा हुआ, खून से लथपथ। स्नेहा के पैर लड़खड़ाए। उसने स्कार्फ उठाने के लिए झुकते हुए कहा, ये तो वही है जो तान्या पहन रही थी। राहुल ने धीरे से उसका हाथ रोका। नहीं छुओ, ये खून है, और ये जगह साफ है कि कुछ बहुत गलत है यहाँ। कबीर, जो अब तक सबसे बहादुर बनता फिर रहा था, पहली बार चुप था। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था। उसकी आंखें लगातार बंगले की पुरानी दीवारों पर कुछ ढूंढ रही थीं। कुछ है यहाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? राहुल ने पूछा। दीवारें, सुनो, कोई है जो दीवार के अंदर चल रहा है। सब चुप हो गए, और तभी एक धीमी सी ठक ठक की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक।
जैसे कोई लकड़ी की दीवार के पीछे से दीवार को अपनी उंगलियों से खुरच रहा हो। स्नेहा कांप उठी। हम यहाँ क्यों आ गए? हमें वापस चलना चाहिए। कबीर ने बंगले की दीवार पर हाथ मारा और चिल्लाया, कौन है वहां? तान्या है क्या? दीवार से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक गहरी घसीटती हुई सांस की आवाज। बंगले की पिछली ओर एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा था, जिसके नीचे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की गंध और भी तेज हो गई थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। एक पुराना तहखाना, बिल्कुल काला, नम और कीड़ों से भरा। मुझे नहीं लगता हमें नीचे जाना चाहिए, स्नेहा ने धीमे स्वर में कहा। और अगर तान्या वहीं हो? कबीर बोला और बिना जवाब का इंतजार किए सीढ़ियां उतरने लगा। राहुल और स्नेहा ने मजबूर होकर उसका पीछा किया। तहखाने में जैसे समय रुक गया हो। दीवारें सीलन से भीगी थीं और जमीन पर पुराने लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। एक कोना ऐसा था जहां लकड़ी के तख्ते दीवार से जुड़े थे, मानो वहां कुछ छुपाया गया हो। कबीर ने हथौड़ा उठाया और उन तख्तों को तोड़ना शुरू किया। हर चोट के साथ दीवार से अजीब सी कराह निकल रही थी, जैसे कोई सदियों से कैद आत्मा मुक्त होने के कगार पर हो। तख्ते टूटे और अंदर था एक छोटी सी ईंटों से बनी कुटिया, जिसे पूरी तरह सील किया गया था। कुटिया के अंदर थी एक लड़की की लाश, बेहद पुरानी, मगर उसकी आंखें आज भी खुली थीं, बाल बिखरे हुए और उसकी उंगलियां दीवार में गड़ी हुई थीं, जैसे मरने से पहले वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। स्नेहा जोर से चिल्लाई, ये तान्या नहीं है। लेकिन राहुल ने फुसफुसाया, ये वही लड़की है जो तस्वीर में थी, 1891 वाली। कबीर ने उसकी उंगलियों पर गौर किया। देखो, इसके नाखूनों में भी खून है। इसका मतलब इसे जिंदा ही दीवार में दफन किया गया था। राहुल की आवाज टूट गई। कुटिया के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसका कवर खून से सना था। कबीर ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। आज 4 जुलाई 1891 है। मुझे इस बंगले में एक नौकरानी की नौकरी मिली है। मैं रोज ऊपर के कमरे में बच्ची को खाना देती हूँ, लेकिन वो बच्ची, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो मेरी आंखों में झांकती है और मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो मर चुकी है। रात को वो हंसती है। फिर एक दिन मैंने उसे आईने में देखा और फिर वो गायब हो गई। मालिक ने कहा, अब तुम भी वही बनोगी जो वो थी। और फिर अंधेरा। अब मैं दीवारों के भीतर हूँ। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मत रुको, भाग जाओ। तभी कबीर को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोर से जमीन पर गिरा और उसके सिर से खून बहने लगा। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ सांसों की घुटी हुई गूंज। और दीवार पर एक नया संदेश उभर आया था, अब अगला कौन? बाहर पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। हवाएं अब केवल ठंडी नहीं, सर्द मृत्यु की पूर्व सूचना जैसी लग रही थीं। पर अंदर बंगले के तहखाने में वक्त जैसे थम चुका था। कबीर अब बेहोश पड़ा था। उसके सिर से बहता खून धीरे धीरे पत्थर की दरारों में समा रहा था। राहुल ने जल्दी से अपनी जैकेट निकालकर उसके सिर के नीचे रखी और उसकी नब्ज टटोलने लगा। धड़कन धीमी हो रही है, राहुल बुदबुदाया। स्नेहा कांपती आवाज में बोली, यहां से निकलते हैं, अब और नहीं। मुझे नहीं पता तान्या कहाँ है, लेकिन अगर हम रुके तो हम भी उसकी आवाज भर्रा गई। तभी दीवार के उस पार से फिर वही आवाज आई, अब अगला कौन? राहुल ने दीवार पर हाथ रखा। वो दीवार अब ठंडी नहीं थी, वो धड़क रही थी। अचानक तहखाने के कोने से कुछ सरकने की आवाज आई। दोनों चौंक कर उस ओर भागे। वहां सिर्फ पुरानी अलमारी थी, दीमक खाई, ढकी हुई सी। राहुल ने अलमारी खोली और वहीं तान्या थी। आंखें बंद थीं, चेहरे पर गहरी चोटें, होंठ नीले और गले पर गहरे पंजों के निशान। तान्या! स्नेहा दौड़कर उसकी ओर लपकी। तुम ठीक हो? बोलो कुछ। तान्या की पलकों में हरकत हुई। उसका मुंह खुला और आवाज आई, मगर वो तान्या की नहीं थी। तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं और शरीर कांपने लगा। तान्या नहीं रही। राहुल धीरे से पीछे हटता गया। उसके अंदर अब कोई और है। स्नेहा को याद आया, डायरी में जिस लड़की का जिक्र था, वही आत्मा अब शायद तान्या के शरीर में आ गई थी। उन्होंने तान्या को उठाया और जैसे तैसे तहखाने से बाहर लाए। कबीर अब होश में था, पर उसकी हालत बेहद खराब थी। बंगले के हॉल में अब हवा हिल नहीं रही थी, बल्कि खुद चल रही थी। वहां कोई था। सामने की दीवार पर अब पूरा वाक्य लिखा था, मुझे जिंदा दफन किया गया, अब मैं सबको अपनी जगह लेती जाऊंगी। स्नेहा चीख पड़ी, ये आत्मा, ये उस नौकरानी की नहीं, ये उस बच्ची की है जो डायरी में थी, वही बच्ची जो सबको पागल कर रही है। राहुल ने सिर हिलाया, हमें इसकी कहानी पूरी जाननी होगी, नहीं तो हम यहां से कभी नहीं जा पाएंगे। बंगले की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, दरवाजा जाम, जैसे सालों से किसी ने खोला ही नहीं। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर बिखरी थी पुरानी लकड़ी की मेज, किताबें, फोटो फ्रेम और एक टूटा हुआ आईना। आईने के सामने एक कुर्सी पर बैठा था एक कंकाल, जिसका सिर झुका हुआ था। दीवार पर बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, माइनस, मेरी बेटी को शैतान कहकर दफनाया, अब मैं खुद शैतान बन गई हूं। राहुल ने पास रखी किताबों में से एक फटी डायरी उठाई, उसी पिता की जिसने अपनी बेटी को बंगले में कैद किया था। मेरी बेटी अन्नपूर्णा, वो अजीब हो गई थी, वो चीजें जानती थी जो कोई नहीं जान सकता।
एक रात उसने मेरी पत्नी से कहा, माँ आज तुम मरोगी, और वो सच में मर गई। वो बच्ची नहीं, कोई बला थी। मैंने उसे जिंदा ही दीवार में चुनवाया, लेकिन उसकी चीखें अब भी दीवारों में गूंजती हैं। मैंने शांति के लिए खुद को कैद कर लिया, पर वो अब भी भूखी है। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसे मासूम होने की सजा मिली, और अब हम। नीचे से तान्या की घुटी घुटी आवाज आई, भागो। वो अब पूरी जाग चुकी है। उनकी नजर जैसे ही सीढ़ियों की ओर गई, वहां कोई खड़ा था। एक 8 साल की बच्ची, पुराने फ्रॉक में, खून से सना चेहरा, सफेद आंखें। अब तुम्हारी बारी है। और तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रक्तविला की सबसे ऊपरी मंजिल का दरवाजा भड़ाक से बंद हो चुका था। कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, राहुल, स्नेहा और कबीर। तान्या नीचे बेहोश पड़ी थी, या शायद अब सिर्फ उसका शरीर बचा था। कमरे की हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गले को जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी थीं। वो दीवारें अब सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं थीं, उनमें किसी की सांसें बसी हुई थीं। वो बच्ची, राहुल कांपती आवाज में बोला, वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो कोई शक्ति है। किसी ने उसे जिंदा दफनाकर शैतान में बदल दिया। कबीर अब तक चुप था, उसकी आंखें शून्य में गड़ी थीं। माथे से खून बहता रहा, लेकिन उसका चेहरा स्थिर था। कबीर, स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने बहुत धीमे से सर उठाया और एक अजनबी सी मुस्कान के साथ कहा, वो अब मेरे अंदर है। राहुल चौंक गया, क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर की आंखें अब काली पड़ चुकी थीं, पुतलियां गायब थीं, सिर्फ गहरा अंधेरा बचा था। मैंने उससे कहा था कि मुझे ताकत चाहिए, और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अब मैं वो कीमत चुका चुका हूं, अब बारी तुम्हारी है, राहुल। और तभी कबीर ने एक झटका देकर राहुल को जमीन पर गिरा दिया। स्नेहा चीख पड़ी, ये तू नहीं है कबीर, तू लड़ सकता है इससे। लेकिन कबीर अब हंस रहा था, एक लड़की की आवाज में। तुम्हें लगा था मैं बस दीवारों में थी, मैं अब हर उस इंसान में हूं जिसने बंगले में कदम रखा। राहुल ने जैसे तैसे खुद को समेटते हुए कमरे की दराज से एक पुरानी पोटली निकाली। उसमें कुछ पुराने हवन के सामान थे, चंदन, राख और एक छोटी सी तांबे की ताबीज। उसे याद आया, बंगले के अंदर एक पुरानी पूजा की तस्वीर थी, जिसमें वही ताबीज बच्ची के माथे पर बंधी थी। ये ताबीज, राहुल बोला, शायद यही उसे बांधे रखती थी। जब ये टूटी, वो मुक्त हो गई। स्नेहा ने फौरन ताबीज लिया और कबीर की ओर बढ़ी, लेकिन कबीर की आंखों से अब आग निकल रही थी। रुको, उसने चिल्लाया, अगर ये मुझ पर बांधा तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर, जो कभी सबसे हंसमुख और मजाकिया था, अब शैतान का बस्ता बन चुका था। माफ करना, स्नेहा फुसफुसाई। कबीर, मैं तुझे नहीं, तुझमें छुपे शैतान को खत्म कर रही हूं। और उसने ताबीज कबीर के गले में पहना दी। जैसे ही ताबीज उसके गले से लगा, कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से काली धूल निकलने लगी, जैसे सैकड़ों परछाइयां एक साथ बाहर आ रही हों।